गुजरात गैस इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। गुजरात गैस के मेनली दो प्रोडक्ट्स हैं। पहला सीएनजी जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है और दूसरा पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी जो घरों और इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैस सप्लाई होती है। कंपनी गैस एक्सप्लोर नहीं करती है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। गुजरात गैस की दो और एसोसिएट कंपनीज हैं, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली कंपनी है। ये दोनों ही इसकी प्रमोटर कंपनीज भी हैं। गुजरात गैस के पास 27 ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जहां पे ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई करते हैं। वहीं इनका 30,700 किलोमीटर से ज़्यादा का पाइपलाइन नेटवर्क है। 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस सप्लाई मैक्सिमम इन्होंने पर डे अचीव किया है। वहीं 564 सीएनजी स्टेशंस हैं, ये मोस्टली गुजरात स्टेट में ही लोकेटेड हैं। 15.7 लाख से ज़्यादा घरों में ये पीएनजी सप्लाई करते हैं। 13,200 से ज़्यादा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में ये कनेक्शंस देते हैं। 4,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करते हैं पीएनजी सप्लाई से। वहीं इनकी रेटिंग केयर ने AA पॉजिटिव दी है, जो कि सेकंड हाईएस्ट रेटिंग है। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम गुजरात गैस की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और समझेंगे कि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ हफ्तों से क्यों गिर रहा है। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। कंपनी का अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो मैक्सिमम इनका जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल बिजनेस से ही आता है, जहां पे इनका 7.36 SCMD पर डे नोट किया गया है। वहीं डोमेस्टिक में ये 0.65 है, सीएनजी पंप्स में 1.30 है, वहीं कमर्शियल में सबसे कम 0.08 है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इनका बहुत ही अच्छा CAGR है जो कि 19% है और वहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी आता है। डोमेस्टिक में 8% का CAGR से ग्रोथ है, सीएनजी में 8 और कमर्शियल में नेगेटिव है। ये कंपनी का अगर मार्केट शेयर देखें तो सीएनजी स्टेशंस में गुजरात गैस का 21% मार्केट शेयर है, वहीं डोमेस्टिक कनेक्शंस में भी 21% का मार्केट शेयर है, कमर्शियल कनेक्शंस में 41% का मार्केट शेयर है और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस में भी मैसिव 37% का मार्केट शेयर है। ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर है और इसी वजह से कंपनी लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में। चलिए अब कंपनी का डोमेस्टिक प्रेजेंस देखते हैं। तो कंपनी का मेजर बिजनेस गुजरात में है, वहीं राजस्थान में भी इनका बिजनेस है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कुछ एक सिटीज़ में इन्होंने नया बिडिंग से इन्हें लाइसेंस मिला है, वहीं महाराष्ट्र में भी इनका प्रेजेंस है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी अपने गैस पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वहीं कुछ एक जो एस्ट्रिक्ट में मार्क्ड हैं, ये नए बिडिंग से एक्वायर्ड लाइसेंसेज हैं जहां पे ये अब गैस सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। नेचुरल गैस मतलब मीथेन एक टाइप की क्लीनेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है फॉसिल फ्यूल का। ये एक लौता ऐसा फॉसिल फ्यूल है जिसका मार्केट शेयर प्राइमरी एनर्जी में एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा। जब इसको बर्न किया जाता है तो सभी फॉसिल फ्यूल्स में सबसे कम कार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज करता है। नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा यूज दो इंडस्ट्रीज में होता है। पावर सेक्टर में, जहां थर्मल पावर प्लांट में कोल की जगह पीएनजी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं फर्टिलाइजर, इसका यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में होता है, मतलब अमोनिया और यूरिया में नाइट्रोजन और मीथेन जो कि नेचुरल गैस है उसको मिक्स करके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाई जाती है। इस प्रोसेस में 80% गैस यूज होती है एज अ फीड स्टॉक और 20% पावर जनरेशन में यूज होती है। इंडिया में ट्रेडिशनली डिपेंडेंट था हाई पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, जैसे कोल, फर्नेस ऑयल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस देते हुए एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है और 2030 तक अपने ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट का नेचुरल गैस से 15% ड्राइव करने का टारगेट है। वहीं अभी ये सिर्फ 6% पे स्टैंड करता है। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB मैनेज करती है। ये एक बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है और हर कंपनी को अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस या जियोग्राफिकल एरियाज को गैस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिडिंग करनी पड़ती है। FY 2021 से पहले हर कंपनी सिर्फ अपने एरिया में ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिड कर सकती थी, लेकिन अब इंडिया में किसी भी लोकेशन के लिए बिड कर सकती है। ये हर कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अब हर कंपनी दूसरी कंपनी के एरिया में अपना नेटवर्क फैला सकती है।
पीएनजीआरबी ने अभी तक 11 राउंड्स की बिडिंग की है, जिसमें से गुजरात गैस को 10th राउंड में 6 जियोग्राफिकल एरियाज एलोकेट हुए थे और 11th राउंड में एक भी नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी का शेयर प्राइस का एकदम से गिरने का। इस टेबल में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस 2029-30 तक कौन से सेक्टर्स ग्रो करेंगे। तो पावर सेक्टर एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होने वाला है, वहीं फर्टिलाइजर की ग्रोथ स्टॉप होने वाली है या फिर स्टेगनेंट होने वाली है। सिटी गैस भी काफ़ी ज़ोरों से इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रियल भी काफ़ी ज़ोरों से इंक्रीज होने वाला है, वहीं पेट्रोलियम रिफाइनरीज और इंटरनल कंजम्पशन में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। सीजीडी बिजनेस एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है और एक्सपेक्टेड है कि 2029-30 तक ये 6.8% के CAGR से ग्रो करेगा। वहीं जहां 2012 में सिर्फ 242 SCMD गैस बिकती थी, वो बढ़ के 2030 तक 746 SMD को क्रॉस करेगा। ये डिमांड मेजरली पावर जनरेशन के सेक्टर से आएगी, जिसका 36 to 47% शेयर होगा गैस बिजनेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो टोटल सप्लाई है ये एक स्टेगनेंट होने वाली है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगी। चलिए कंपनी का एक बार फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो रेवेन्यूज से स्टार्ट करें तो पिछले 5 सालों में ये 18% के CAGR से ग्रो हुआ है। FY21 में ये थोड़ा सा कम हुआ था कोविड की वजह से। एबिटा भी देखें तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है और बहुत ही अच्छे रेट में 29% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो ये तो 55% से ग्रो हुआ है, जो कि मैसिव है, बहुत ही अच्छा है। एबिटा पर SCM भी अगर देखें तो ये भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी गैस के प्राइसेस काफ़ी ज़ोरों से इंक्रीज करती जा रही है। कंपनी का अगर डेट देखें तो 2017 में इनके पास 2352 करोड़ का डेट था, जो कि अब सिर्फ 897 का रह गया है। लास्ट ईयर इन्होंने 900 करोड़ के आसपास का डेट अपना रीपे किया। वहीं डेट टू इक्विटी देखें तो अब ये सिर्फ 0.2 पे स्टैंड करती है, वहीं 2017 में ये 1.4 पे थी। तो बहुत अच्छा कंपनी ने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाया है। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो दिसंबर 2021 में कंपनी की सेल्स लगभग डबल थी 2020 के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप एक्सपेंडिचर देखेंगे तो ये भी 2020 के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा थी, जो कि डायरेक्टली हिट किया इनके प्रॉफिट को। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा हुआ? ये पूरा गैस प्राइसेस की वजह से हुआ। 2020 में कोविड के टाइम पे बहुत सस्ती गैस अवेलेबल थी, वहीं अभी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सेम चीज़ आप क्रूड ऑयल में भी देख सकते हैं, अभी $130 पर बैरल पहुंच गया था, वहीं कोविड के टाइम में लगभग $20-25 पर बैरल पे अवेलेबल था। एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे अगर नज़र डालें तो कंपनी की कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हो रही है, सिर्फ 2021 में कम हुई थी और ये कोविड की वजह से था। टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखें तो क्योंकि कोविड के टाइम पे सस्ती गैस अवेलेबल थी और इनका इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम था, इसलिए प्रॉफिट भी डिस्पाइट कम सेल्स से ज़्यादा हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट ईयर लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अभी गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं और डेफिनेटली इनके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे और नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाला है। बैलेंस शीट पे अगर नज़र डालें तो कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट लायबिलिटीज़ अगर देखें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है करंट एसेट्स से कंपेयर करें तो, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स भी अगर आप देखें तो कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ ठीक ठाक लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें बाकी की कंपनीज से इसी लेवल पे। चलिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस साल काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, इसलिए 1317 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव आउटफ्लो आपको देखने को मिल रहा है। उसी वजह से जो इनका नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो भी नेगेटिव में पहुंच गया और जो एंड ऑफ द ईयर कैश था ये भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नज़र डालते हैं। तो नोट करिएगा सारे फिगर्स 2021 में अच्छे हैं कंपेयर टू 2020 और 2019, लेकिन 2018 से कंपेयर करें या 2017 से कंपेयर करें तो बहुत बेकार हैं। EPS देखेंगे तो पिछले 2 सालों में बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू भी पिछले 2 सालों में बढ़ी है, लेकिन 2018 और 2017 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं PBDIT, PBIT और PBT और नेट प्रॉफिट भी देखें तो ये भी पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे बढ़े हैं, लेकिन अगेन 2018 और 2017 से बहुत कम है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में इंक्रीज हो रहे हैं सारे के सारे।
चाहे वो पीबीआईटी हो, पीबीटी हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, आरओई हो, आरओसीई हो, रिटर्न्स ऑन एसेट्स हो, टोटल डेट टू इक्विटी हो, ये कम हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। लिक्विडिटी रेशियो भी देखें तो ये काइंड ऑफ मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट मेंटेन्ड है और बहुत बुरे नहीं हो रहे। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड वैसे पे नहीं करती, इसकी वजह से जो अर्निंग रिटेंशन है, जो वापस से अपने पैसा अपना बिजनेस में लगा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैल्यूएशन रेशियोज अगर देखें तो कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। ईवी बाई EBITDA 17.7 पे स्टैंड करता है, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 8.44 है, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गई है। प्राइस टू नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कंपनी का प्रेजेंटली पीई 29 पे है, जबकि सेक्टर पीई 23 पे है। चलिए कंपनी का मार्केट ट्रेंड देखते हैं एनएसई पे। तो नोट करिएगा, ये लॉग ग्राफ है और डेटा 20 मार्च का है। तो वैसे तो शेयर प्राइस कम से कम लगभग 20% गिर चुका है, लेकिन अगर आप लॉग में देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जो कि आप देख सकते हैं 2013-2014 में लगभग 60-65% तक ये फॉल हुआ था। वहीं 2019-18 में भी ये लगभग 40% तक फॉल हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ये स्टॉक वॉलेटाइल है और अभी उतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है। अगर इसका आप सपोर्ट भी देखें तो लगभग 400 साढ़े 400 के आसपास का इसका सपोर्ट मेरे हिसाब से है। चलिए अब गुजरात गैस को क्रूड ऑयल के प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज लाइन गुजरात गैस की है, वहीं कैंडल्स क्रूड ऑयल की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना प्यारा इन्वर्सली रिलेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरता है। अभी बहुत ज़ोरों से जब क्रूड ऑयल का प्राइस 130 के आसपास पहुंच गया था, तो कंपनी ने एक बहुत ज़्यादा डीप डाइव लिया और लगभग 20% शेयर प्राइस टूट गया। चलिए अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर्स जो कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, उनका शेयर 60.89 पे है और पिछले 5 क्वार्टर से सेम ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आए। अगर FIIs का देखें तो ये 7.72% होल्ड करते हैं और थोड़े से FIIs ने एग्जिट किया है और अपना शेयर होल्डिंग भी डिक्रीज किया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स का देखें तो ये 8.03% का शेयर होल्ड करते हैं और 2 म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज हुए हैं और उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया है। पब्लिक के पास 23.36% की शेयर होल्डिंग है। चलिए अब गुजरात गैस को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो गुजरात गैस का मार्केट कैप लगभग 35,000 करोड़ का है, वहीं अदानी टोटल का लगभग 2 लाख करोड़ का है और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इससे हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, इसका हम कंपैरिजन करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस से। तो पीई अगर देखें तो गुजरात गैस का इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस में सबसे ज़्यादा पीई सिर्फ गुजरात गैस का है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड इन तीनों स्टॉक्स में गुजरात गैस ही है और सबसे कम महानगर गैस है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी गुजरात गैस का है, वहीं सबसे बेकार IGL का है। 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर स्टॉक मार्केट पे देखें तो अगर अदानी को हम छोड़ दें तो गुजरात गैस का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, फिर उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस का तो -33% था। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो गुजरात गैस का 1275 करोड़ था 10,000 करोड़ की सेल्स पे, वहीं इंद्रप्रस्थ गैस का 1000 करोड़ का प्रॉफिट था लगभग 5000 करोड़ की सेल्स पे, और महानगर गैस का लगभग 619 करोड़ का प्रॉफिट था सिर्फ 2000 करोड़ की सेल्स पे। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छा महानगर गैस है। डेट टू इक्विटी भी महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस के बिल्कुल जीरो है, कोई डेट नहीं है इनके पास। वहीं गुजरात गैस के पास थोड़ा सा डेट है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। गुजरात गैस एक मार्केट लीडर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। पिछले कई सालों से कंपनी ने अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली ग्रो किया है। गैस बिजनेस में सबसे बड़े 2 ही प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गैस के प्राइसेस जिसको कंपनीज कंट्रोल नहीं कर सकती, और दूसरा है CGD बिजनेस में अभी तक GST को इंक्लूड नहीं किया गया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज है कि बाकी की कंपनीज भी अभी सस्ती बिड करके ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरियाज़ को लाइसेंस कर सकती हैं। गुजरात गैस फिलहाल तो लीडर है, लेकिन बाकी की पेट्रोलियम कंपनीज भी बहुत एग्रेसिवली अपना गैस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है कंपनी के लिए। कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना बिजनेस को
और ज़्यादा ग्रो करने की। अच्छी बात यह है कि कंपनी अपना लॉन्ग टर्म लोन कम कर रही है और फाइनेंशियली स्टेबल है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ और वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है गुजरात गैस के फ्यूचर के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं। थैंक यू।